स्वास्थ्य मंत्री ने एलएनजेपी अस्पताल में अचानक मारा छापा। महिला वार्ड में बंद टॉयलेट पर मंत्री ने नाराजगी जताई। मरीजों से मुलाकात कर ओपीडी में इलाज के बारे में ली जानकारी। आज से शुरू होगी हिसार से जयपुर के लिए फ्लाइट। शाम 5:30 बजे सीएम नायब सैनी वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। हर शुक्रवार शाम को हिसार से जयपुर फ्लाइट का किराया होगा 1957 रुपए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों के नुकसान को लेकर जताई चिंता। 60,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग। कहा सरकार तुरंत गिरदावरी करवाकर करे किसानों के नुकसान का आंकलन। पंजाब बाढ़ प्रभावितों को हरियाणा की मदद पर भावुक हुए गायक रेशम सिंह अनमोल। पंजाब की सड़कों पर हरियाणा की सैकड़ों ट्रॉली देखकर बीच सड़क रुके पंजाबी गायक। कहा हरियाणा के जज्बे को दिल से सलाम। पंचतत्व में विलीन हुए ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया के पिता। लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में ली थी अंतिम सांस। बड़े बेटे ने दी मुखाग्नि। यमुनानगर में युवती ने यमुना में छलांग लगाकर की खुदकुशी। हथनीकुंड बैराज पहुंची युवती को लोगों ने की बचाने की कोशिश, रहे नाकाम। घटना का वीडियो हुआ वायरल। गोलियों की आवाज से दहला कुरुक्षेत्र। नए बस स्टैंड के पास 2 बदमाशों ने की फायरिंग। कोचिंग सेंटर को बनाया निशाना। वारदात के बाद आरोपी फरार। जल्द ही प्रधानमंत्री से मिलेंगे पंजाब सीएम भगवंत मान। 30-40 दिनों के अंदर विशेष गिरदावरी पूरी करने का भी दिया आश्वासन। कहा दिवाली तक लोगों तक पहुंच जाएंगे चेक। कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। मानहानि केस रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा आपने किसान आंदोलन के दौरान न सिर्फ रिट्वीट किया बल्कि उसमें मसाला भी डाला। दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। कोर्ट परिसर में मची अफरा तफरी। दोनों कोर्ट करवाए गए खाली। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे कुरुक्षेत्र से, जहां आज स्वास्थ्य मंत्री ने एलएनजेपी यानी कि लोक नायक जन प्रकाश नारायण अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया और महिला वार्ड में बंद टॉयलेट को देखकर मंत्री ने नाराजगी जताई। कमांडो को टॉयलेट का दरवाजा तोड़ने का निर्देश दिया। मंत्री ने मरीजों से ओपीडी में इलाज की संतुष्टि के बारे में भी जानकारी ली। इसके साथ ही एक्सरे रूम में रात की सुविधाओं को लेकर भी जाना। नई बिल्डिंग में फैले सामान और व्यवस्थाओं पर मंत्री ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही मंत्री ने महिला और डिलीवरी वार्ड की भी चेकिंग की। तो स्वास्थ्य मंत्री आलती राव आज अचानक एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सभी जो सुविधाएं हैं उनका निरीक्षण लिया और इस दौरान उन्होंने बंद पड़े टॉयलेट को लेकर नाराजगी जाहिर की और मरीजों से मुलाकात कर जो है सुविधाएं जिस तरह से मिल रही हैं, जिस तरह से इलाज मिल रहा है अस्पताल में, उसको लेकर भी जानकारी दी। कि जहाँ सिविल हॉस्पिटल में अभी तक हमने जो जितने डॉक्टर डाले हैं पिछले 8-9 महीनों में, वो शायद ही पिछले सालों में कभी डले हों। अब मैंने एक और फाइल चलाई है 500 और 450-500 और डॉक्टर्स और दाखिल करने के लिए, कि जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज हो रही हैं वहाँ जल्द से जल्द। और अगर जहाँ स्पेशलिस्ट की बात है तो हम एनएचएम से बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास नहीं आ रहे तो एनएचएम प्रोवाइड करे हमें। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट की बात हो रही है, मैं एनएचएम से बात करूंगी कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट अगर हमारे पास एटलीस्ट हफ्ते में 3 बारी सिविल अस्पताल जरूर। तो वहीं छछरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी बुनियादी सुविधाएं बीमार पड़ी नजर आई। अस्पताल के टॉयलेट में गंदगी और बदबू का माहौल देखने को मिला। कंपाउंड में वर्षों से पड़े कूड़े के बड़े बड़े ढेर दिखाई दिए। ब्लड टेस्ट के लिए जरूरी केमिकल 6 महीने से खत्म है। लैब स्टाफ ने अधिकारियों को कई बार समस्या बताई है, ऐसा उनका कहना है, लेकिन कोई भी अधिकारियों की तरफ से समाधान नहीं किया गया। रोजाना कई मरीज बिना टेस्ट करवाए यहां से वापस लौट रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र की हालत जो है वो सरकारी मिशन और स्वस्थ अभियान के विपरीत नजर आई है। कम से कम 6-7 महीने 6-7 महीने से तो डिमांड नहीं भेजी इसकी।
तो केमिकल आए ही नहीं इसके बाद। तो इंचार्ज अधिकारी क्या कहते हैं, डिमांड में फिर अफसर ने कि हमें भी डिमांड भेज रही है। तो जो मरीज यहाँ मतलब जिनको जरूरत होती है तो वो कहाँ जाते हैं फिर? जगाधरी के लिए बोल देते हैं। जगाधरी होते हैं। ये 6 महीने से आए क्यों नहीं है यहाँ पे? किसकी कमी क्या लगती है आपको? और प्रेशर हम तो डिमांड दे सकते हैं, डिमांड नहीं। और अब जिक्र करेंगे नूह का, जहां एटीएल कंपनी में रोजगार को लेकर विवाद गर्माता नजर आया है। स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने का मुद्दा गर्मा गया है। स्थानीय पढ़े लिखे युवाओं को उद्योग में अवसर नहीं मिल रहे हैं। स्थानीय नेताओं ने विरोध तेज करने की अब चेतावनी दी है। रोजगार और मुआवजा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। कुल 1600 एकड़ जमीन जो है वो अधिगृहित की गई है। किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला, जिसके चलते अब ये रोष देखने को मिल रहा है। सरकार और कंपनी पर भी दबाव बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अब जो नेता हैं वो ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से इसका ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं और चेतावनी दी है कि वो अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाएंगे, डीसी साहब के मार्फत ज्ञापन दे करके कि मेवात के साथ ये दोगला बर्ताव नहीं होना चाहिए। मेवात के खास तौर से नौगांव के साथ साथ आसपास के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। और अगर उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा तो फिर हम एटीएल कंपनी में ताला लगाने का काम करेंगे। उसके लिए चाहे हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मुकदमा झेलना पड़े, क्योंकि जब इलाके में भुखमरी शुरू हो जाएगी, और हुई मेवात में तो हो चुकी है, और ऊपर से हमारी जमीनें छीन ली, हमें रोजगार नहीं, तो एक मानसिकता विशेष के तहत मेवात को ठगा जा रहा है। मेवात को हाशिए पर धकेलने का एक षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, इसके खिलाफ हर आम और खास का मेवाती का खास तौर से सभी समाज सेवियों का, सभी नेताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं और एकजुट। तो उधर चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों के भारी नुकसान को लेकर चिंता जताई। भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों के मुआवजे को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि किसानों को 60,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है, क्षतिपूर्ति पोर्टल जो शुरू किया गया है, उससे किसानों के लिए कोई राहत नहीं है, ये भी भूपेंद्र हुड्डा का कहना है। सरकार तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन करे, साथ ही हरियाणा को बाढ़ ग्रस्त प्रदेश घोषित कर विशेष राहत दी जानी चाहिए, ये भी उनका कहना है। पहले भी भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा को बाढ़ ग्रस्त प्रदेश घोषित करने की मांग कर चुके हैं और एक बार फिर अब इन्होंने इस बात को दोहराया है। सरकार ने अभी तक फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक भी नहीं की, ये भी उनके आरोप है। कि ड्रेनों की सफाई नहीं हुई। वहाँ में गया था मैं, ड्रेन में कीकर पैदा हुई है। अब कीकर जम जाएगी उसमें तो आगे पानी कैसे जाएगा? ना लेवलिंग हुई, ना सफाई हुई। अब इसमें जो है 11 शहर इफेक्टेड हैं, हरियाणा के 72 कस्बे और 6,000 से ज़्यादा गांव। और कंपनसेशन जो सरकार ने दिया है वो किसान को 7,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति एकड़। एक किस्म से किसान के साथ मजाक किया गया। तो वहीं झज्जर के खुड्डन गांव में ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया के पिता बलवान सिंह पुनिया का अंतिम संस्कार हुआ। शुक्रवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली थी। बड़े पुत्र हरेंद्र पुनिया ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई में अंतिम विदाई में खिलाड़ियों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हुए। बजरंग पुनिया के ससुर महावीर फोगाट और साक्षी मलिक के पति अर्जुन अवार्ड विजेता सत्यव्रत काद्यान भी मौजूद रहे। उन्होंने शोकाकुल परिवार का हौसला बढ़ाया। पहलवान के पिता जो हैं बलवान सिंह पुनिया को सभी ने उनकी प्रेरणा के स्रोत के रूप में याद किया। और अब जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां नए बस स्टैंड के पास गोलियां चली हैं। बाइक सवार 2 दबंगों ने निजी कोचिंग सेंटर पर 4 राउंड फायर किए। गोलियों की आवाज से मौके पर दहशत का माहौल बन गया। आरोपी गोलियां चलाने के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए। इसके बाद मौके पर पुलिस और फोरेंसिक की टीम भी पहुंची है, जांच में जुटी हुई है।
आसपास के लोग इस घटना के बाद से डर में हैं, दहशत में हैं। गोलीबारी की घटना से इलाके में सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। तो एक निजी कोचिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। 2 बाइक सवार बदमाश आए जिन्होंने 4 राउंड फायर किए और मौके से फरार हो गए। फिलहाल ये कौन थे, क्यों जो है कोचिंग सेंटर को निशाना बनाया गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। कुरुक्षेत्र नए बस स्टैंड के पास ये वारदात सामने आई, जहां बाइक पर सवार 2 दबंगों ने एक निजी कोचिंग सेंटर पर गोलियां चलाई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक यादव हमारे साथ जुड़े हैं। जी अशोक, क्या ये पूरा मामला है, आरोपियों को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, कुरुक्षेत्र के ये पौष इलाके में एक कोचिंग सेंटर है और ये चैतन्य आइलेट्स के नाम से कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर गोलियां चली हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाने के बाद हमलावर क्यों भाग गए, क्या मकसद था गोली चलाने का, कहीं ना कहीं दहशत फैल गई है। और उसके बाद तुरंत पुलिस के अधिकारी पहुंचे वहाँ पर और जो डीएसपी पहुंचे वो वहाँ पर पहुंचे हैं, जो थानेसर के विधायक हैं अशोक अरोड़ा वो वहाँ पर पहुंचे हैं। बाकायदा क्यों गोलियां चलाई, क्यों दहशत चलाई है, इन पहलुओं को लेकर जाँच हो रही है। जो वहाँ पर बाइक खड़ी थी उसके ऊपर भी गोली लगी, आइलेट सेंटर के ऊपर गोली लगी, लगातार ये गोलियां चलती गई और आधा दर्जन गोलियां चलाने के बाद हमलावर भाग गए। सीसीटीवी में पूरी तरह से इसको खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी को चेक किया जा रहा है कि हमलावर किन मकसद से आए थे और इस घटना के पीछे उनका क्या मकसद था। जी अशोक, किसी तरह की रंगदारी या फिरौती का मामला सामने आया हो? जो सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, इनके संचालकों के पहले कभी किसी ने रंगदारी मांगी हो या फिरौती की कोई घटना सामने आई हो? देखिए, अभी तक की ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, मगर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ जरूर निकल के सामने आएगा, क्योंकि गोलियां चलने के बाद तमाम जो संगठन है वो जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने गोलियां चलाई हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं शाम तक कुछ निचोड़ जरूर निकलेगा। और तमाम जो एसटीएफ की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हैं, पुलिस के अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो जहाँ जहाँ गोलियां चली हैं, जहाँ जहाँ गोलियां पड़ी हुई हैं, उन जगहों को सील किया जा रहा है और पुलिस अपनी तरह से पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। और पुलिस ऐसा भरोसा भी दिलवा रहा है कि जल्द ही आरोपियों के पास पुलिस पहुंच जाएगी और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक। तो फिलहाल क्यों गोलियां चलाई गई है ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, फोरेंसिक टीम जो है वो भी जांच में जुटी हुई है। तो वहीं फरीदाबाद के तिगांव क्षेत्र में एक अवैध फटाका फैक्ट्री जो है उसका भंडाफोड़ हुआ। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। अलीपुर गांव के खेतों में लंबे समय से यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी। कंपनी में बिजली चोरी करते हुए भी अधिकारियों ने कनेक्शन पकड़ा है। कंपनी मालिक रोहित के खिलाफ थाना तिगांव में मामला दर्ज कर दिया गया है। इस कार्रवाई में 10,119 किलो पटाखे बरामद किए गए हैं। 40 किलो पोटाश और 5 किलो एल्यूमिनियम पाउडर भी जब्त किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार जयपुर फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। वर्चुअल माध्यम से हरियाणा निवास चंडीगढ़ से विमान को हरी झंडी दिखाई जाएगी। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट परिसर में कार्यक्रम को लेकर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। हिसार से जयपुर हवाई सेवा का समय शाम 5:35 तय किया गया है। तो जयपुर पहुंचने के लिए अब इस फ्लाइट में सिर्फ 1 घंटा 5 मिनट का समय लगेगा। फ्लाइट का किराया यात्रियों के लिए 1957 रुपये निर्धारित किया गया है, यानी लगभग 2000 रुपये में आप हिसार से जयपुर का सफर कर पाएंगे, फ्लाइट में ये सफर कर पाएंगे। और आज इस फ्लाइट की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसको वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। सोनीपत के खरखोदा से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये राहत सामग्री पंजाब के पठानकोट जिले में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ दिन पहले पंचकुला से राहत सामग्री भेजने की शुरुआत की थी। इस ट्रक में 20-20 किलो के 500 राहत पैकेट शामिल हैं। राहत सामग्री का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित परिवारों की तत्काल जरूरतों को पूरा करना है। हरियाणा सरकार आपदा की घड़ी में पंजाब के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। तो वहीं भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर से राहत ट्रक रवाना किए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए झज्जर से राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें राशन, मच्छरदानी और मेडिकल किट भी शामिल हैं। आपदा की इस घड़ी में हरियाणा की तरफ से लगातार मदद की जा रही है। मदद की जो प्रक्रिया है ये जारी है।
काफ़ी संवेदनशीलता है और मैं कहूँगा कि अमृतसर ग्रामीण में यहाँ से राहत सामग्री जा रही है, 3 तक जाएंगे और जिसमें हर चीज़ है, त्रिपाल भी है, मच्छरदानी भी है, 5-7 दिन जो का काम चल जाए इस तरह का हर तरह का सामान है। मेरी छोटी सी मेडिकल किट भी है, चावल भी है, दाल भी है, तेल भी है, साबुन भी है, चप्पल भी है। सब चीज़ों का जिस प्रकार से इंतजाम करके झज्जर जिले से भेजा जा रहा है, मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और प्रशासन और समाज सब जिस तरह से लगे हुए हैं अभिनंदनीय है और मानूंगा कि इस प्रकार के मौके पर भारत की एक खूबी है और सभी प्रदेशों की खूबी है, हरियाणा की भी खूबी है। जब भी चाहे कभी बिहार में आपदा आई, चाहे कभी उत्तराखंड में आपदा आई हो, चाहे गुजरात में आई हो, अभी पंजाब में आई, तो सब मिलके उस आपदा में एक हैं, एक साथ हैं और पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ सरकारें भी, समाज भी, प्रशासन भी जो है सेवा भाव से जुटा हुआ है। तो वहीं हिसार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने राहत सामग्री के ट्रक रवाना किए। हिसार से पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए ये मदद भेजी गई है। हरियाणा सरकार लगातार पंजाब के साथ आपदा की पीड़ा बांटने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रहा ये राहत अभियान अभी भी जारी है और लोग जो हैं इसमें मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब बात करेंगे अंबाला की, जहां एक युवक का कत्ल कर दिया गया। चाकुओं से जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक की उम्र लगभग 18 साल थी, जो घर लौट रहा था। इसी दौरान कुछ युवकों ने उस पर चाकू से हमला किया। हमलावर युवक पहले से ही गाड़ी में बैठकर मौका देख रहे थे। मृतक चंदपुरा गांव का रहने वाला था, जिसे सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं और लगातार जो है वो आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। वहीं मृतक का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। एक साथ में लड़का, चाचे का विशाल नाम का लड़का था, दोनों काम से घर जा रहे थे और वहाँ पे 5 लड़कों ने उनके साथ वारदात की, चाकू मारा और मारपीट की और सिविल आते रास्ते में ही राहुल की डेथ हो गई है जी। और वो 18 साल का था जी। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी उसकी किसी के साथ, कभी झगड़ा भी नहीं किया उसने, कुछ नहीं थी। मतलब जैसे अपने काम से आ रहा था जी वो घर, तो उन्होंने 4-5 लड़कों ने पहले प्लानिंग बना रखी थी इसको मारने के लिए। घटना तो क्या नाम है, तकरीबन ये 7:30 और 8 के बीच का मामला है। हमारे को डायल 112 में सूचना मिली थी कि बब्याल के अंदर कोई झगड़ा हो गया है और वहाँ मौके पे गए थे, तो वहाँ पे पता चला भी आपस में लड़कों का झगड़ा हो गया है। लगभग इनकी उम्र कोई होगी 20-21 साल के करीब लगभग दोनों पार्टियों की। और एक लड़का है राहुल, जिसकी वो चंदपुरे के रहने वाला है, जिसकी डेथ हो गई है और अभी टीमें लगी हुई हैं राउंड अप करने के लिए। गुरुग्राम के सोहना में रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी चलते समय अचानक धुआं उठना शुरू हुआ, जिसके बाद चालक घबरा गया। देखते ही देखते कार पूरी तरह से एक आग के गोले में बदल गई। कार सवार चालक ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। आग में कार से कई बार धमाके होने की भी आवाजें आई है। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का भी प्रयास किया। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। गनीमत रही कि इस हादसे में कार चालक जो है वो सही सलामत बच गया। कुरुक्षेत्र में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने शहरी स्वच्छता अभियान को नई गति दी। उन्होंने सुबह RWA के सहयोग से सर्किट हाउस, नया सचिवालय और सेक्टर रोड पर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मचारियों और एक कैंटीन संचालक पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने चेतावनी दी और नोटिस जारी किया। उपायुक्त ने कहा कि सरकारी दफ्तरों के नीचे कचरा मिलना बेहद शर्मनाक है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने आम नागरिकों से भी श्रमदान में सहयोग करने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। शहरी स्वच्छ अभियान के तहत हमने लघु सचिवालय में 2 हफ्ते पहले एक श्रमदान किया था और क्योंकि उसके बाद बारिश और एक फॉलोअप रिक्वायर्ड होता है, नहीं तो स्थिति वहाँ ज्यों की त्यों हो जाती है। तो आज हमने सर्किट हाउस है, सर्किट हाउस से जो सेक्टर रोड है, फिर जो सेक्रेटरीट का जो दूसरा एंट्री पॉइंट है, नया सेक्रेटरीट जो है, इसकी सफाई करी। और आज बड़ी खुशी की बात है कि इसमें हमारे जो RWA हैं, सेक्टर 9 के जो RWA हैं, उनका योगदान बड़ा
रहा वो अपने क्षेत्र से बाहर आए और कम से कम 20 से 25 लोग उनके RWA प्रेसिडेंट के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन में उन्होंने हमारा सहयोग किया और अब तक वो हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि इसी तरह से आप श्रमदान करें, हर हफ्ते 1 घंटा श्रमदान करें। और आप श्रमदान नहीं कर सकते हैं, कार्य की व्यस्तता है, कुछ और मजबूरियां हैं, तो कम से कम कचरा ना फैलाएं। आज हमने देखा कि हमारे कई अधिकारी कर्मचारी जिनके ऑफिसेज बने हुए हैं उनके नीचे ही कचरा हमारे लिए शर्म का विषय है और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि सीधी